गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो की स्टार्टिंग में हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो क्रिस्टल टाइप्स है वो देखे थे। तो यहाँ पर हम क्यूबिक क्रिस्टल को ले रहे हैं, जिसमें जो यूनिट सेल है वो 3 टाइप की हैं: प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो इन्हीं 3 की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल से जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं वो कितने कॉन्स्टेंट पार्टिकल रिलेटेड होते हैं। अभी सिंपल यूनिट सेल है वो इस टाइप की होती है, यानी कि जिसके 8 कॉर्नर होते हैं और 8 ही कॉर्नर पे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंपल क्यूबिक सेल में कॉन्स्टेंट पार्टिकल कितने हुए, 8 हुए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। 8 क्यों नहीं है? क्योंकि एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल सिर्फ इसी का ही तो पार्ट नहीं है, इसका पार्ट थोड़ी है। ये देखिए, ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन हमने किया था। तो इस कॉन्स्टेंट पार्टिकल को लेते हैं कि इस कॉर्नर पे ये एक यूनिट सेल है, इस क्रिस्टल की ये यूनिट सेल है, और इसके इस कॉर्नर को लेते हैं राइट साइड में, ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है। अब ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है ये केवल इसी यूनिट सेल का पार्ट थोड़ी है। अब इसके साइड में ये जो पड़ोसी यूनिट सेल है, इसका भी तो ये पार्ट हुआ, इसका भी तो ये कॉर्नर हुआ। इसका इस साइड वाला है तो इसकी और इसकी वॉल तो एक ही है ना। इस यूनिट सेल और इस यूनिट सेल की ये एक ही वॉल है, तो ये कांस्टेंट पार्टिकल इसका भी हुआ। और देखते हैं और ये किसका हो सकता है। अभी तो ये क्रिस्टल हमने पूरा नहीं बनाया, और अगर इस यूनिट सेल के आगे भी एक यूनिट सेल होती, जो कि होती ही है, तो उस यूनिट सेल के पीछे वाले कॉर्नर का भी ये पार्ट है, और इधर इस यूनिट सेल के आगे भी होती तो उसके इस कॉर्नर का पार्ट है। तो देखिए, मैं इसको, ये जो इसकी रूफ है, इनको मैं इधर लिखता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये अपना क्रिस्टल है, और ये वाला जो कॉर्नर है, यानी कि ये वाला कॉर्नर है, इस पर हम कांस्टेंट पार्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कितनी यूनिट सेल का पार्ट है। तो इसका है, इधर है, उसका भी पार्ट है। मैंने कहा कि एक आगे होती तो उसका भी पार्ट है, और एक इसके आगे होती तो उसका भी ये पार्ट है। ठीक है, तो 4 यूनिट सेल का तो पार्ट हमें साफ साफ दिख रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल होती। देखो, मैं बनाता हूँ, समझना इस बात को। इसके ऊपर एक यूनिट सेल और बनाता हूँ। ये देखिए, अब ये जो यूनिट सेल मैंने बनाई, तो इस यूनिट सेल के नीचे वाले पोर्शन या नीचे वाला जो कॉर्नर है उसका भी ये पार्ट है। ऐसा ही इसके ऊपर होगा तो उसका भी पार्ट होगा, समझ रहे हो। यानी कि इस यूनिट सेल के ऊपर एक यूनिट सेल और होती तो उसका भी ये पार्ट होता, इसके ऊपर होती तो उसका भी ये पार्ट होता, इसके ऊपर होती तो उसका भी पार्ट होता, और इसके ऊपर होती तो इसका भी पार्ट होता। तो टोटल हम कह सकते हैं कि कॉर्नर पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो एक यूनिट सेल है उसको कितना भाग मिला उसका, 1/8। भाई 8 यूनिट सेल का ये पार्ट है, अकेला ही 8 यूनिट सेल का कॉर्नर बना रहा है, तो एक यूनिट सेल को इसका कितना भाग मिला, 1/8 पार्ट ही तो मिला, समझ गए। तो एक कॉर्नर से 1/8 पार्ट मिलता है, तो 8 कॉर्नर से कितना मिलेगा, 1/8 इंटू 8, यानी कि ओनली 1। तो जो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक ही कांस्टेंट पार्टिकल हम मान सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे जो 8 कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनसे सिर्फ 1/8 भाग ही हमें मिल रहा है प्रत्येक कांस्टेंट पार्टिकल से। तो सभी कांस्टेंट पार्टिकल्स का पार्ट जोड़ा, 1/8 पार्ट जोड़ा, 1/8 पार्ट जोड़ते हैं तो केवल एक ही कांस्टेंट पार्टिकल बनता है। सिंपल यूनिट सेल हैज कांस्टेंट पार्टिकल ओनली एट इट्स कॉर्नर्स, ये हमें पता है। दैट पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स 1/8 टू ईच क्यूब बिकॉज इट इज
शेयर्ड बाई 8 क्यूब। समझ गए, 8 क्यूब या यूनिट सेल से शेयर करता है एक कांस्टेंट पार्टिकल। The number of particles present in each unit is equal to 8 atoms present at corner into 1/8 is equal to 1 atom। समझ गए बात को। तो ये सिंपल क्यूबिक सेल में एक ही कांस्टेंट पार्टिकल हम मानते हैं। अब समझना मेरी दूसरी बात। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि 8 कॉर्नर पे तो होते ही हैं कांस्टेंट पार्टिकल, और एक बॉडी के बीचों बीच होता है। यानी कि इस तरह से हम कमरे का एग्जांपल ले सकते हैं, एक रूम का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक रूम के बीचों बीच कोई हम फुटबॉल रख दें या लटका दें, तो क्या वो बॉल है किसी और रूम के टच में है? नहीं होगी ना। तो वो जो बॉल होगी वो सिर्फ उसी रूम की बॉल होगी। लेकिन उस रूम के कॉर्नर पे कोई बॉल घुसा दी हमने, रख दी, तो उस रूम के पड़ोसी रूम से भी वो टच करेगी, उसके आगे वाले रूम को भी टच करेगी वो बॉल जो कॉर्नर पे होगी, उसके साइड वाले पे भी टच करेगी, और 4 रूम ऊपर बना दिए तो उनसे भी वो टच करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो हमने देख ली थी, कॉर्नर की बात तो हमने देख ली थी। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि BCC इसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो BCC में जो टोटल कांस्टेंट पार्टिकल कितने माने जाएंगे, तो 8 कॉर्नर से तो एक ही मिलता है, 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर इंटू 1/8 यानी कि 1 एटम, और जो सेंटर में जो है एटम वो इसी का ही पार्ट होता है। 1 एटम इज प्रेजेंट एट सेंटर, यानी कि एक एटम ये पूरा का पूरा काउंट होगा। तो टोटल कितने हो गए? 2 एटम्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम और कांस्टेंट पार्टिकल्स इज इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 2, यानी कि BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कांस्टेंट पार्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड का मतलब है कि जो फेस पे भी जो कॉर्नर है 8 उन पर तो होंगे ही, फेस जो 6 फेस हैं उन पर भी कांस्टेंट पार्टिकल होंगे। तो इसमें समझना कि एक फेस पे जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो एक यूनिट सेल का कितना पार्ट मिल रहा है उसको। एक यूनिट सेल को फेस पर जो प्रेजेंट है कांस्टेंट पार्टिकल उसका कितना पार्ट मिल रहा है? वो है हाफ। यानी कि जब 2 कमरे आपस में टच हैं, जिनकी दीवार एक ही है, एक ही वॉल है जिनकी, तो उस दीवार में अगर कोई फुटबॉल आपने घुसा दी है तो आधी तो दिखेगी एक कमरे में और आधी दिखेगी दूसरे कमरे में, किसी तीसरे कमरे में तो नहीं दिखेगी, इन 2 ही कमरे में दिखेगी। तो आधा पार्ट तो एक यूनिट सेल का या एक कमरे का और आधा पार्ट इसका दूसरी जो इसके साइड में होगी उसका है। समझ गए? ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है ये आधा भाग इसको मिलेगा और आधा भाग इसके साइड वाले को मिलेगा। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल को एक फेस पर जो प्रेजेंट है यूनिट कांस्टेंट पार्टिकल उसका आधा ही भाग मिलता है। तो इसलिए कहा है कि 6 फेस होते हैं, तो 6 एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर इंटू हाफ, यानी कि 3 एटम। तो 6 से 3 ही बनेंगे, 6 एटम से 3 ही एटम बन पाएंगे। तो एक तो बन रहा था कॉर्नर से, 3 बन रहे हैं फेस सेंटर्ड से। तो टोटल FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल कितने कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं? 4। कैसे? एक तो बन रहा है कॉर्नर वालों से और 3 बन रहे हैं फेस वालों से। तो ये थी कांस्टेंट पार्टिकल कैसे काउंट करते हैं। 3 ही यूनिट सेल हमने ली है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल 2 होते हैं एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल 4 होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीधा पूछ लेते हैं कितने होते हैं या फिर कैलकुलेट करवा के पूछ लेते हैं। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके बता देना। सीधा पूछ रहे हैं तो सीधा लिख देना। वो आपको देखना होगा कि वो क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है और किस तरह से पूछा जा रहा है। वो सभी क्वेश्चन सब ऐड कर रखे हैं मैंने, आप देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग इन सॉलिड्स, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। यानी कि किसी सॉलिड का फॉर्मेशन जब होता है
तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो चाहते हैं कि इतने ज़्यादा क्लोज हो जाएं कि उनके बीच में कम से कम गैप रहे। यानी कि क्वेश्चन ये आता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन क्रिस्टल्स। तो उसका आंसर ये है, इन सॉलिड स्टेट द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट देयर इज मिनिमम स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन देम, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। सॉलिड बोल दो, क्रिस्टल बोल दो, ठीक है, लैटिस बोल दो। तो जब एटम्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स इतने क्लोज आ जाएंगे कि उनके बीच में कम से कम गैप रहे, यानी कि उससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं आ सकते, तो ऐसी जो प्रोसेस है या स्ट्रक्चर है उसी को ही क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। द 3-dimensional structure can be prepared as follows in 3 steps by solid spheres। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको स्फेयर शेप में लेंगे, गोले के रूप में, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल या तो एटम होते हैं या फिर मॉलिक्यूल होते हैं या फिर आयंस होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें यहाँ क्रिस्टल फॉर्मेशन करनी है। और क्रिस्टल फॉर्मेशन का मतलब है कि एक क्रिस्टल का जब फॉर्मेशन होता है तो वो कितनी स्टेप्स में होता है, और वो 3 स्टेप्स हैं। क्लोज पैकिंग या क्रिस्टल फॉर्मेशन एक ही बात है, क्लोज पैकिंग का मतलब ही क्रिस्टल फॉर्मेशन से है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल एंड थर्ड इज एंड मेन स्टेप है ये क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। यानी कि एक तरह से प्रोसेस है क्रिस्टल फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर द स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर। इसमें तो कुछ नहीं करना, जो हमने स्फीयर्स के रूप में माने हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स को, उन स्फीयर्स को एक रो में रखना है, एक दूसरे से टच करते हुए एक रो का फॉर्मेशन होगा, तो ये बोला जाएगा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मेन बात है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट में से वो यही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कांस्टेंट पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक एटम कितने और एटम या कांस्टेंट पार्टिकल्स के टच में है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द नंबर ऑफ स्पेयर्स विच आर टचिंग ए गिवन स्पेयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। thus in 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। ठीक है, तो एक एटम एक रो में है तो सीधी सी बात है, एक आगे वाले से टच में रहेगा, एक पीछे वाले से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो इस पॉइंट में से जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन नंबर से ही बनता है। सेकंड स्टेप है, हम क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसकी सेकंड स्टेप यानी कि हमने रो बना ली है। अब जो रो बनाई है हमने, देखो हमने इस तरह से स्फीयर्स मानकर कांस्टेंट पार्टिकल्स को रो बना ली है। ठीक है, एक यहाँ बना ली है, एक मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। इस तरह से रो बना ली है हमने अलग अलग। और अब हम क्या करना है, सेकंड स्टेप, यानी कि सेकंड स्टेप क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या करना है, ये जो रो बनाई है इनको उठाकर एक दूसरे के ऊपर और नीचे रखना है। इसको मैं उठाकर इसके नीचे रखूं, इस रो के नीचे रखूं, तो उस रखने के तरीके के आधार पर ही ये 2 टाइप का हो जाता है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप की हो जाती है। रखने का तरीका मतलब या तो मैं इनको रखूं बिल्कुल इनके नीचे, यानी कि ये जो कांस्टेंट पार्टिकल है इस रो का ये इसके नीचे आए, या फिर दूसरा तरीका है कि ये जो इनके बीच में ये गैप बन रहा है इसके नीचे यहाँ रखूं।
तो दूसरा वाला इसके नीचे आएगा, तीसरा वाला इस गैप के नीचे आएगा, चौथा वाला इस तरह से आएगा। तो इसीलिए 2 टाइप का हो गया, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय पैलेसिंग द रोज ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। दिस अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय these 2 ways, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या करते हैं, इस रो को उठा के इस रो के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्हीं के ठीक नीचे रखते हैं, इस तरह से। सेकंड रो है, ऐसी कोई तीसरी रो बनाई होगी हमने, तो उस तीसरी रो को भी ठीक इनके नीचे रखेंगे। कोई फोर्थ रो बनाई होगी तो फोर्थ रो को भी ठीक इनके नीचे बनेगी। तो इस तरह का क्लोज पैकिंग क्या कहलाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपस में टच करते हुए किन्हीं भी 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या स्फीयर्स के मिड पॉइंट को, सेंट्रल पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। द 2 rows are placed in such a way that the spheres of second row are exactly above those of the first row. Similarly, the third row is placed over the second row and so on. In such a way, the rows have a horizontal as well as vertical alignment. This is called square close packing system. तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक रो का फॉर्मेशन किया था तो ये हॉरिजॉन्टल था, और जब इस रो के ऊपर ये फर्स्ट रो मानते हैं, मान लिया इसको हमने ए नाम दिया, तो सेकंड रो ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी। तो फर्स्ट रो 1 डायमेंशनल थी, इसको एक्स माना। तो अब देखो सेकंड डायमेंशन का फॉर्मेशन हो गया ना अपने आप। फर्स्ट रो में तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम इन रो को एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए, सेकंड डायमेंशन का फॉर्मेशन हो गया, इसको हमने वाई मान लिया। तो एक लेयर का भी फॉर्मेशन हो गया, क्रिस्टल की एक लेयर भी बन गई और सेकंड डायमेंशन का भी फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर रखते चले जाते हैं तो सेकंड डायमेंशन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन का जो तरीका है या फिर जो क्लोज पैकिंग हुई उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम रख देते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है जब आपस में टच करते हुए 4 स्फीयर्स के सेंट्रल पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। सेकंड बात है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें देखिए किसी भी एक स्फीयर को उठा लेते हैं, इसको ले लिया हमने, तो इससे कितने और टच कर रहे हैं, देखिए ये इसके टच में है, ये नहीं कर रहा है, इसके टच में गैप है यहाँ पे, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये कर रहा है टच, ये भी नहीं कर रहा, ये कर रहा है, यानी कि एक स्फीयर से 4 स्फीयर टच में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। किसमें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कांस्टेंट पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a square close packing geometry is 4 because each sphere is touching the 4 neighbors. तो अब इसमें देखिए मेन बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। इस पॉइंट में से 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो ये स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का डायग्राम बनाइए, तो ये सिर्फ डायग्राम बनाने पर ही हमें 1 नंबर मिल जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है। तो ये जो मैं बता रहा था कि स्क्वायर बन जाता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इफ़ द सेंटर्स ऑफ द स्पेयर्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस देन दे आर फाउंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग पैक्ड स्ट्रक्चर। वाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, देखिए वो उसी क्वेश्चन का आंसर है कि वाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पूछ सकता है और फिर उसमें क्वेश्चन ऐड कर सकता है कि वाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आप ये इसका आंसर दे सकते हैं।
और सेकंड जो टाइप है रोज़ को एक दूसरे के ऊपर सेट करने का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।